Good morning, everyone. Good morning, listeners. Good morning, learners. Today, in this virtual classroom of TNC Exam Prep, I am Srihars. Formally welcome to you all. मैं श्रीहर्ष आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे टीएनसी एग्जाम प्रेप के इस ऑनलाइन वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बीएसटी का बिजनेस स्टडीज में मैनेजमेंट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ साइंस। जब आप नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको तीनों चीजें पढ़ाई जाती हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सो आज हम ये देखेंगे इस वीडियो में कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है, मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है, और फाइनली कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि मैनेजमेंट को क्या माना जाए, आर्ट माना जाए, साइंस माना जाए, या मैनेजमेंट में बोथ फीचर्स इन्वॉल्व है। मैनेजमेंट का नेचर आर्टिस्टिक भी है और साइंटिफिक भी है। तो आइए देखते हैं। देखिए, साइंस का कुछ फीचर्स होता है। जब आप अपने बचपन में साइंस पढ़ रहे होंगे, 6th 7th 8th में आपको बताया गया होगा कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड और अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी भी विषय के बारे में क्रमबद्ध एवं विशेष ज्ञान को हम विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो क्या मैनेजमेंट भी क्रमबद्धता और विशेषज्ञता को ध्यान में रखता है? क्या मैनेजमेंट भी सिस्टमैटिक और स्पेशलाइज्ड नॉलेज प्रोवाइड करता है? जी हां, इसका आंसर है यस। यानी आप यहां पे टिक लगा सकते हैं, यस। क्यों? क्योंकि जब आप मैनेजमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, फिर आप फंक्शंस ऑफ कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप नेचर्स की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। आप फंक्शंस में आप देखेंगे सीक्वेंशियल मैनर में हम लोग फंक्शंस पढ़ते हैं, जिस मैनर में हमको परफॉर्म करने होते हैं फंक्शंस, लाइक प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आप जो भी नॉलेज यहां पे अचीव कर रहे हैं वो एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको मिल रहा है। तो इट इज मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। नाउ व्हेन यू अंडरस्टैंड मैनेजमेंट, व्हेन यू रीड these chapters, you will be efficient to answer the question, you will have the specialized knowledge, you will grasp those knowledge। तो आप मैनेजमेंट का विशेष ज्ञान भी रखने लगेंगे जब आप ये सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट जो है एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है एंड स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसलिए साइंस का ये फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। सो इट इज करेक्ट। राइट नाउ साइंस का सेकेंड फीचर्स है कि साइंस में जो भी थियरीज डेवलप की जाती हैं, जो भी प्रिंसिपल्स डेवलप किए जाते हैं, वो थियरी या प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स पे, यानी मल्टीपल टाइम उस पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। आफ्टर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जब हम लोग कंक्लूजन निकाल लेते हैं फाइनल, तो उसके बाद वो कोई लॉ हमारे सामने बन के आता है। मैनेजमेंट में भी जब भी आप कोई लॉ पढ़ेंगे, चाहे वो आप हेनरी फ्योल्स का लॉ पढ़ रहे हो, ठीक है, आप एफडब्ल्यू टेलर्स का मैनेजमेंट लॉ पढ़ रहे हो, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, आप मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ेंगे, आप किसी भी लॉ की स्टडी करेंगे, वो बेस्ड होता है रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। उस पर कई बार एक्सपेरिमेंट्स किए जा चुके हैं और उनके बेसिस पे उसको कंक्लूड करके वो लॉ आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। तो यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर आल्सो बेस्ड ऑन रिपीटेड मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया सेकंड पॉइंट, यानी ये भी फीचर साइंस का मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। थर्ड है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस जो है वो किसी भी कंट्री में, किसी भी प्लेस पे, किसी भी समय, ठीक है, समान तरीके से लागू होता है, ठीक है। उसमें कोई भी परिवर्तन विज्ञान के नियमों में संभव नहीं है। जैसे अगर आपने केमिस्ट्री में अगर स्टडी किया है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दो केमिकल कंपोनेंट को मिलाने पे थर्ड कंपोनेंट क्या मिलेगा, तो उस टेम्परेचर पे ही वो कंपोनेंट मिलेगा। अगर आपने टेम्परेचर रिड्यूस किया तो वो थर्ड कंपोनेंट या आउटपुट आपको अचीव नहीं होगा। यानी साइंस के रूल्स, चाहे वो आप किसी भी कंट्री में प्रयोग क्यों ना कर रहे हो, ठीक है, यानी साइंस के में ऑब्जेक्टिविटी भी है और यूनिवर्सल वैलिडिटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि उसके जो रिजल्ट हैं वो एकदम प्रिसाइज हैं, एक्यूरेट है, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, जब तक कि आप उसके इनपुट में आप कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। यानी रिजल्ट हमेशा प्रिसाइज आने वाला है, ठीक है।
यूनिवर्सल वैलिडिटी यानी हर जगह समान सेम रूप से एप्लीकेबल होने वाला है। जब आप मैनेजमेंट में ये दोनों फीचर्स देखते हैं ना, तो मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिविटी की कमी है, मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिविटी की कमी है। मैनेजमेंट पूरी तरीके से एक सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव क्यों है? क्योंकि आपने जो भी थियरीज मैनेजमेंट की पढ़ी हैं, जो भी प्रिंसिपल्स आपने मैनेजमेंट के पढ़े हैं, वो मैनेजर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में अपने अपने स्किल के, अपने अपने इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई करता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, ऐसे हमारे सामने सिचुएशंस होते हैं, एक मैनेजर के सामने ऐसे कई बार प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें, ठीक है, वो प्रिसाइज नहीं हो सकता है कि उसको यही रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एनवायरमेंट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से सपोज कोविड के टाइम पे प्रोडक्शन लो हो गया था। क्यों? क्योंकि डिमांड कम थी। तो अगर उस समय आप अपनी डिमांड को बढ़ाना चाहेंगे तो उसके लिए आप एक डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम से, एक न्यू टाइप के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है? तो आप सोल्यूशंस के उपाय करेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए एक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो मैनेज करते हैं देश कंट्री के रिसोर्सेज को, कंट्री को रिसोर्सेज को वो मैनेज करते हैं, और वो ये सोचते हैं मैनेजमेंट के थ्रू, अपने प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू, कि वो इस बार ग्रोथ रेट 10% अचीव कर लेंगे। लेकिन क्या वो 10% अचीव कर पाएंगे? ये पूरी तरीके से अनप्रेडिक्टेबल है। यानी ये पूरी तरीके से मैनेजमेंट के रिजल्ट जो होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं। सब्जेक्टिव, अगर प्योर साइंस है तो वहां पे सारे रिजल्ट प्रिसाइज होंगे, एक्यूरेट होंगे, उसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सल वैलिडिटी का भी यहां पे पूरी तरीके से लैक तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इसमें लैकिंग है, यूनिवर्सल वैलिडिटी भी लैकिंग है। यानी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्लेस के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी चेंजेबल हैं। चेंजेबल इन द सेंस मतलब प्रिंसिपल चेंज नहीं होंगे, उनका एप्लीकेशन जो है वो अलग अलग तरीके से होता है। या अगर एक प्रिंसिपल के कई सारे पार्ट्स हैं तो अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस को, जो उस प्लेस को सूट करेगा वो आप अडॉप्ट करते हैं, जो उस प्लेस के लिए एडवर्स है वो प्रिंसिपल आप अडॉप्ट नहीं करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यानी यूनिवर्सल वैलिडिटी भी कहीं ना कहीं लैकिंग है। तो इसीलिए अब इसके बेसिस पे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। क्या हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि मैनेजमेंट साइंस तो है, लेकिन मैनेजमेंट कैसा साइंस है बेटा? मैनेजमेंट साइंस है, यहां देखिए मैं कंक्लूजन लिखने जा रहा हूं, मैनेजमेंट साइंस है, लेकिन मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं है, मैनेजमेंट सोशल साइंस है, या सोशल साइंस है, SCIENCE, मैनेजमेंट सोशल साइंस है, या इन एग्जैक्ट साइंस है, और इन एग्जैक्ट साइंस, यानी ये प्योर साइंस नहीं है। मैनेजमेंट विज्ञान की पूर्ण शाखा नहीं है, ठीक है, विज्ञान की सामाजिक शाखा, यानी सामाजिक विज्ञान मैनेजमेंट को कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्योर साइंस बट सोशल साइंस और इन एग्जैक्ट साइंस। ओके, नाउ ये कंक्लूजन निकल गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों फीचर्स जो हैं वो लैक करते हैं मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं, साइंस के ये फीचर्स। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। देखिए, आर्ट, जब भी कोई भी चीज आप आर्ट सीखने जा रहे हैं तो उस आर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है थियोरेटिकल नॉलेज। थियोरेटिकल नॉलेज का मतलब होता है, जब भी आप सपोज आप म्यूजिक सीखने जा रहे हैं तो म्यूजिक में डिफरेंट डिफरेंट रागाज आपको सीखने पड़ेंगे, आपको राग, ताल, सुर का ध्यान देना पड़ेगा, तब आप किसी भी संगीत को आप प्रस्तुति अच्छी कर पाएंगे। यानी उसका अपना थियोरेटिकल नॉलेज है, थियोरेटिकल नॉलेज है। अगर आप, ठीक है, तो उसी तरीके से जब आप मैनेजमेंट को देखेंगे, मैनेजमेंट भी एक आर्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट में अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, वो सारे थियोरेटिकल नॉलेज में आते हैं। तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं आर्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट की अपनी थियरी है, मैनेजमेंट का अपना थियोरेटिकल नॉलेज है। अब हम दूसरा फीचर्स देखेंगे आर्ट का। आर्ट में स्किल्स का पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब है कि सारी चीजें आप सेम सीख रहे हैं, लेकिन उसका व्यक्तिगत आप प्रयोग करते हैं, व्यक्तिगत रूप में। किस तरीके से व्यक्तिगत आधारित प्रयोग होता है? देखिए, हर बैट्समैन ने, मान लीजिए 3-4 बैट्समैन है, उसने एक ही सेम कोच से उसने ट्रेनिंग ली है, लेकिन सबकी अपनी टेक्निक्स अलग हैं। किसी की डिफेंसिव टेक्निक स्ट्रांग है, कोई अटैकिंग बैट्समैन है, ठीक है, कोई अच्छा पुल शॉट खेल सकता है, कोई अच्छा ड्राइव कर सकता है बॉल को, ठीक है, कोई अच्छा बहुत तेजी से रन बिटवीन द विकेट्स रनिंग कर सकता है, क्रीज पे बहुत फास्ट वो रनिंग कर सकता है, कवर कर सकता है एंटायर ग्राउंड, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि सबकी टेक्निक, सबके स्ट्रांग, सबकी अपनी अपनी वीकनेस है, तो किस बॉल को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है,
ठीक है, वो पूरी तरीके से पर्सन टू पर्सन डिपेंड है कि सामने वाले बॉल को हम किस जगह पे प्लेसमेंट करेंगे। उसी तरीके से मैनेजमेंट में आपने सारी थियरीज सेम पढ़ी हैं, मैनेजमेंट में आपने सभी लोगों ने सारी थियोरेटिकल नॉलेज सेम ली है, लेकिन जब उसके एप्लीकेशन की बात आएगी रियल लाइफ सिचुएशंस में विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ मैनेजर, जब आप प्रॉब्लम फेस करेंगे तो वो पूरी की पूरी आपके इंटेलिजेंस, आपके स्किल के पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, आप उसको कैसे यूज करते हैं उस नॉलेज को। ठीक है, थर्ड आता है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट फीचर है आर्ट का। आर्ट क्या कभी प्रैक्टिस के बिना परफॉर्म कर पाएंगे? सपोज आप प्ले को परफॉर्म करने जा रहे हैं, उसके लिए आपको कितने प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप पेंटर बनना चाहते हैं, आप पेंटिंग अच्छी करनी चाहते हैं, आपको वो आर्टिस्टिक रिप्रेजेंट करने के लिए कितने ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। अगर आप बहुत ध्यान समझिए, अगर आप अच्छा म्यूजिशियन बनना चाहते हैं तो भी आपको कितनी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। आप टीचिंग आप एग्जांपल लेते हैं, टीचिंग भी एक आर्ट है, टीचिंग के लिए भी हमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। अगर मैं सडनली पढ़ाना छोड़ दूं और कुछ समय बाद सडनली आऊं और आपकी क्लास लेने लगूं तो शायद वो क्लास इतनी ज्यादा नॉलेजफुल भी नहीं होगी और इस तरीके से आप एक्टिवली पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट इधर उधर पढ़ा दूं या फिर बहुत कम पढ़ा के चला जाऊं। ठीक है, एक्यूरेट पॉइंट की जगह बहुत ढेर सारी फालतू बातें मैं इसमें शामिल कर दूं, ऐसा ना होने पाए। इसलिए हम लोगों की भी जो ये आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है, ये जो टीचिंग है, वो भी प्रैक्टिस पे बेस होती है। हम लोग जितने लंबे समय से पढ़ाते आ रहे हैं उतनी हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती जा रही है, उतने हमारी क्लास अच्छे से स्मूथ फंक्शनिंग हो जाती है क्लासेस की। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन के लिए। दूसरा है आर्टिस्ट को हमेशा क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिव का मतलब है कि जो बाकी लोग करें उनकी कॉपी ना करके आप कुछ अपने स्टाइल में प्रेजेंट करें। ठीक है, आप कुछ यूनिक लेकर के आए, यूनिकनेस लेकर के आए। ठीक है, तो उसी तरीके से कई बार मैनेजर जो होता है वो आउट ऑफ बॉक्स जाकर के सोचता है। जो उसने जब भी उसके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो बुक नहीं खोल के बैठ जाएगा कि उसने क्या पढ़े थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, नहीं, वो आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचता है, वो आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस लेकर के आता है जो उसके बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसी चीज को हम बोलते हैं क्रिएटिविटी और यूनिकनेस। और ये क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एक ग्लोबल लेवल पे और नेशनल लेवल पे और इवन स्मॉल लेवल पे अपने बिजनेस को सक्सेसफुली लीड करने के लिए। तो मैनेजमेंट यहां पे तीनों चीजें आर्ट के फीचर मैनेजमेंट में पाए जाते हैं। तो अब यहां पे भी आप कंक्लूड कर सकते हो, क्या कंक्लूड करोगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट के बारे में? कि यस, मैनेजमेंट इज एन full-fledged art means मैनेजमेंट पूर्ण रूप से कलात्मक विषय है, कला है। तो मैनेजमेंट कला भी है, विज्ञान भी है, मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट आर्ट भी है। लेकिन साइंस में मैनेजमेंट सामाजिक विज्ञान है और कला तो है ही है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक बात मैं लास्ट में आप सभी को बोलना चाहूंगा कि अगर क्लासेस आप देखते हैं और क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं ताकि हम आपके लिए कॉन्टिन्यूअस वीडियो लेकर के आएँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।